अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लेसन नंबर 13 करने जा रहे हैं EDU 514 का। लेसन 13 है पीस एजुकेशन, टीचिंग चिल्ड्रन द स्किल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम विजडम को ऑब्टेन करते हैं। ये हमारी हेल्प करता है विजडम को ऑब्टेन करने में, उसे एक्सपीरियंस करने में। ये हमारी हेल्प करता है डेवलप करने में हमारे अंदर एटीट्यूड, स्किल्स और बिहेवियर। अब ये वो बिहेवियर है, ये वो स्किल्स हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ते हैं रोज़मर्रा की लाइफ गुजारने के लिए, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अपहरण किया गया था फ्रॉम फिलोसफर आइडियाज। अब जब हम आइडियाज की बात करते हैं तो पीस एजुकेशन जो है ये हेल्प करती है हमारे नर्चर्स को, हमारी वैल्यूज को, नॉन वायलेंस लव को। ये हमें बताती है कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो ह्यूमन काइंड की तरफ, आप कैसे प्यार से उन्हें पेश आ सकते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रैक्टिस की वजह से एनश्राइंड वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं वेरियस डिक्लेरेशन की यूनाइटेड नेशंस को लेकर, तो हमें पता चला कि जो पीस एजुकेशन वहाँ पे बहुत रेलेवेंस थी। इसके बाद ही इसमें हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन अब इसकी। पीस एजुकेशन बेसिकली ये हेल्प करती है यंग पीपल को वो नॉलेज को गेन करें, इन्हांस करती है उनके स्किल्स एरियाज ऑफ पीस को, और फॉर्म करती है एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड जो होगा ये बताएगा कि ह्यूमन लाइफ के अंदर आप पीस कैसे ला सकते हो। पीस एजुकेशन बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रमोट करती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को, यानी कि इसमें हम प्रमोट करते हैं पीस को, उसकी वैल्यूज को। अब जब परफेक्ट पीस एजुकेशन को देखें तो वर्किंग ग्रुप जो होता है यूनिसेफ को लेकर डिफाइन करता है पीस एजुकेशन के। उसकी डेफिनेशन हमारे सामने कुछ इस तरह आती है कि जो प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर हम स्किल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, एटीट्यूड को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमारे बिहेवियर कैसे चेंज कर सकता है, कैसे हमें एनेबल करता है चिल्ड्रंस को, यूथ को, अडल्ट को, कि वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, वो कैसे वायलेंस से दूर रहे। फिर जी हमारे पास आता है मार्क सोमर्स। अब मार्क सोमर्स बेसिकली इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो पीस है वो पीस एजुकेशन है वो बेस्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं स्पेसिफिक स्किल्स को, एटीट्यूड को, नॉलेज इम्पॉर्टेंट को। इसके बाद जी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली अफेक्ट करता है आपके बिजनेस नेगोशिएशंस को, कि आपका गोल क्या है, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे अंडरस्टूड करते हो मुख्तलिफ चीज़ों को, अब कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है। आपके पास क्वेश्चन आता है, एक लाइन है आप याद रखिएगा, कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेगोशिएशन। अब अगर हम बात करते हैं नेगोशिएशंस की, तो नेगोशिएशंस हैं क्या? नेगोशिएशंस कुछ भी नहीं है बट एक डिस्कशन है दो लोगों के दरमियान, जिसके नतीजे में आप जिस चीज़ की तरफ जाना चाहते हो आप सेटिस्फाई करते हो, सामने वाले को उसकी तरफ ले जाते हो। क्वेश्चन आता है कि हाउ इज एन अफेक्टिव डिस्कशन पॉसिबल। तो हम इसमें बात करते हैं ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शन होती है अफेक्टिव नेगोशिएशंस की तरफ। आपके पास जितना बेहतर तरीका होगा, आप जितना बेहतर कम्युनिकेट कर सकोगे, इसी तरह आप नेगोशिएट कर सकोगे उतने ही बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज इन योर स्पीच। अब देखो आप कोई चीज़ आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई थी बेन की, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन भी काफ़ी सारे थे। बेन जो था वो उसने परचेज करना चाहता था पेन, बट वो कन्विंस नहीं कर सका प्राइस को लेकर शॉपकीपर को, कि वो उससे बहुत महंगा बता रहा था। बेन जो था वो उसे रिड्यूस करवाना चाह रहा था पेन की कीमत, बट अनफॉर्चुनेटली बेन जो था वो उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, वो उससे वो खुद कंफ्यूज था। सो शॉपकीपर जो था उसने उसकी किसी चीज़ भी चलने नहीं दी उससे, सो उसे पेन नहीं दिया। आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज बेन मिस्टेक। आपको समझ आ गई इसका पस मंजर कि बेन के साथ क्या प्रॉब्लम थी।
अब बेन की मिस्टेक क्या थी? बेन चाहता तो था कि वो पेन को बाय करे, लेकिन उसकी ना एक मिस्टेक थी कि वो कन्विंस नहीं कर सका था, उसके पास कन्विंसिंग मैनर नहीं था। वो क्लियरली स्पोक नहीं कर रहा था, शॉपकीपर को वो सही से बता नहीं पा रहा था कि पेन इतना महंगा नहीं है जितना आप बता रहे हो। सो वो इस बात को वो नहीं कर सका, सो उसने नहीं लिया। अब जी आगे चल के हमें बताते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कि अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे प्राइम इंपॉर्टेंस है बिजनेस डील्स के अंदर। जो टर्म और कंडीशन यूज हो रही होती है ना, क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें बेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, किसी चीज़ को भी हाइड नहीं करना चाहिए, सेकंड पार्टी को पता होना चाहिए कि आपने जो लिखवाया उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब इस इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप रिटन मोड में रखो कम्युनिकेशन को, लाइक ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, दूसरे एग्रीमेंट्स हो गए। अब ये सारी चीज़ें रिटन में होंगी तो एक आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा बताया गया था कि जब आप जाते हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, हर पिच हर टोन को लेकर। याद रखें, बैटल्स जो होती हैं वो कभी भी जीती नहीं जा सकती डिसेंट और पोलाइट अंदाज मतलब यूं कहा जाए कि बैटल्स कैन बी वॉन जस्ट बाय बीइंग, जंगें जो हैं वो हमेशा बीइंग डिसेंट और पोलाइट अंदाज में जीती जा सकती हैं, रूड हार्श की अंदाज में आप जीत नहीं सकते हो। सो आपको आहिस्ता बोलना है और कन्विंसिंगली बोलना है, अपनी टोन को इतना रखें कि सामने वाला सुन सके, उसे समझ सके। आप बहुत तेज ना बोलें और बहुत आहिस्ता भी ना बोलें, दूसरा इंसान समझे कि आप क्या कहना चाहते हो। इतना लाउड ना हो जाए, इतना शाउट ना करें किसी पर कि वो आपसे मतलब आपसे वो किनारा कर ले, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाए, वो समझने की कोशिश ही करना बंद कर दें। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ अगर जाएं तो हमारे सामने आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं अफेक्टिव नेगोशिएशंस के अंदर। यानी कि आप नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस करते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा होता है, आपके हैंड मूवमेंट बता रही होती हैं, आपके पोस्चर्स बता रहे होते हैं कि आप कितना उस बंदे को समझ रहे हो और कितना उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। पास क्वेश्चन एक आता है कि इफ़ यू कैन अक्रॉस अ पर्सन हु इज़ नर्वस, स्वेटिंग unnecessary, finding with the things around, or you will entertain such a person, will you entertain such a person? तो आपका इसके पास क्वेश्चन आंसर होगा नो, ऑब्वियसली नो। बस आपका आंसर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हो जाता है, आप बताओगे कि डू नॉट एक्सप्रेस योर हेल्पलेसनेस टू एनीवन, किसी को भी मत बताएं कि आप बेबस हैं, या आप ये ना कहो कि मुझे ये जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें बताओ कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करो, आप जहाँ पे नेगोशिएशन की ज़रूरत है आप नेगोशिएट करो, बट याद रखो इसमें आप स्माइल करना नहीं छोड़ोगे। अब फ्लैश योर $1,000,000 स्माइल, अब यहाँ पे है सिंपल मुस्कुराना। यहाँ ये नहीं है कि आप अननेसेसरी लाफ करते हो, क्रैक आप सिली जोक्स करना स्टार्ट कर दो, एक्सचेंज ग्रीटिंग स्टार्ट कर दो, अकम्पलिश कर दो कि आई सिट स्ट्रेट हो गया। डोंट, आप देखो चेयर पे लेटो नहीं, नॉर्मल बैठो, उन्हें बताओ कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे जो नेगोशिएशन के लिए बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन बताई गई थी कि आपको पोलाइट रहना है अपनी स्पीच के अंदर, दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करना है अपने डिस्कशंस के अंदर, और डिसाइड करना है कि हर पार्टिसिपेंट जो है वो अफेक्टिव नेगोशिएशंस कर रहा है या नहीं। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं तो एसेंशियली एक्सरसाइज है कम्युनिकेशन। अब इसमें अब अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है जो यूज़ की जाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन टेक्निक के तौर पर, लाइक कन्विंस करना, परस्यू करना, अल्टर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें हम वर्बली बात करते हैं, वर्बली नेगोशिएट कर रहे होते हैं, इसमें लैंग्वेज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को 2 तरह लेके चलते हैं, लॉजिकल लेवल पर और प्रैग्मेटिक लेवल पर। नेक्स्ट आपके पास आता है टीचिंग द स्किल ऑफ पीस। अब यहाँ पे हमारे पास एक आया था क्लॉडिया मिलर, इसने बताया था कि जो एलिमेंट्री और प्री स्कूल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से काफ़ी बियॉन्ड चलते हैं, यानी यहाँ पे हम सोशल बिहेवियर को टीच कर सकते हैं। सॉसन हॉपकिन जो थे उन्होंने बताया, रिमेंबर, उन्होंने बताया कि उन्हें याद था कि अपने 30 साल तजर्बे के अंदर जब वो 4 ईयर ओल्ड बच्चों को पढ़ाया करती थी तो 2 लड़के ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे टॉय के लिए। तो टीचर ने उनसे कहा कि
जस्ट बिफोर इट एस्केलेटेड इनटू अ फिस्ट फाइट। अब इतना वो लड़ाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था वो उठ के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। उसने डिसाइड किया कि उससे कहा कि यूज योर वर्ड, रिफ्रेन किया ना पॉपुलर यूज योर वर्ड। तो हुआ क्या कि एक बच्चा उठा, उसने दूसरे की तरफ देखा और बोला यू पूपू हैड यू स्टिंग। हॉपकिन जो थी उसने कहा कि मैं तो देखती रह गई। अब उस बच्चा जो था वो बेहतर देख रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, उसमें काफी ज्यादा प्राउड था। तो मैं उस पॉइंट पे स्टक हो गई। मुझे लगा कि जो हम सिखा रहे होते हैं ना बच्चों को, वो बहुत जल्दी हमारे रिएक्शंस की वजह से वो सीख जाते हैं, या हमारी बातों से वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। इसके बाद जी हमारे पास इसमें और ऐसा खास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सारी एग्जांपल्स थी और एक ही एग्जांपल इसमें कोट करनी होती है जो हमने कर दी। लेसन नंबर 14 करते हैं स्टार्ट, वेदरिंग। अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस को देखा जाए तो ये हमारे सामने आता है मैकेनिज्म वेदरिंग का। रीजन्स हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं अर्थ सर्फेस पर। अब जब हम रॉक्स को देखते हैं तो रॉक कैसे बनी, रॉक्स जो होती हैं उन पे हम देखते हैं तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर जो होते हैं मुख्तलिफ रॉक्स पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब जब मैकेनिज्म को हम देखते हैं ना वेदरिंग के मैकेनिज्म को, तो हमें पता चला कि ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स के अंदर आ रहे होते हैं। इन्हें कैटेगराइज किया जाता है 3 टाइप्स के अंदर, फिजिकल वेदरिंग हो गई, केमिकल वेदरिंग हो गई, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई। अब फिजिकल वेदरिंग बेसिकली एक ऐसी वेदरिंग है जो कि ब्रेक डाउन करती है रॉक्स को। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स इसमें मालूम होते हैं फिजिकल मैकेनिज्म मैकेनिकल वेदर के अंदर। एक बड़ी रॉक जो होती है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है या स्मॉल फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाती है वेदर की वजह से। अगर इसमें हम देखें केमिकल वेदरिंग को, तो केमिकल वेदरिंग जो है इसमें रॉक्स और मिनरल्स आ जाते हैं, वार्म और वेट क्लाइमेट्स आ जाते हैं। अब देखिए जी हमारे पास कुछ केमिकल प्रोसेस हो गए, एग्जांपल्स आई, ऑक्सीडेशन हो गई, हाइड्रेशन हो गई, हाइड्रोसिस हो गई। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रॉक मिनरल्स जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और चेंज कर देती है मिनरल कंपोजिशन ऑफ अ रॉक। हाइड्रोसिस बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं वाटर का, जब दूसरे सब्सटेंस के साथ हो रहा है तो नया कंपाउंड बन रहा होता है जो कि सॉफ्ट और वीकर होता है पेरेंट मटेरियल से। आपके पास अब आ जाता है इसमें फेल्सपर्स के आपके पास आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, रिलीज हो जाता है जब वाटर के साथ मिलता है। तो फिर आपके पास आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं वेदरिंग प्रोसेस के अंदर, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर। ह्यूमन एनिमल्स प्लांट रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसी रॉक्स को ब्रेक डाउन करने के। ग्रोइंग प्लांट जिनकी रूट्स आ रही होती हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस होती हैं, प्रेशर रखती हैं रॉक्स पर, तो ऐसे को हम बायोलॉजिकल कहते हैं। अब फंगस आ गई पत्थरों पर। अब फंगस के रिलेटेड जब हम देखते हैं तो भी वो रॉक्स को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। तो इसके बाद जी इसमें हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर देखें वेदरिंग की ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो क्ले बन जाती है सॉइल से, इनिशियल स्टेज हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो क्ले हमारे पास आती है, क्ले को यूज़ किया जाता है पोट्री के लिए अंदर। एक और सिग्निफिकेंस है कि वेदर वीकन करती है रॉक को, जो कि लोग आसानी से उन्हें तोड़ लेते हैं, माइनिंग करते हैं, कर्लिंग कर रहे होते हैं। अब चलते हैं आपके लास्ट लेक्चर मिड टर्म रिलेटेड, क्योंकि आपके 30 टोटल लेक्चर हैं और मिड में आपके हाफ लेक्चर आते हैं। तो लेक्चर नंबर 15 आपका लास्ट लेक्चर है मिड टर्म रिलेटेड। उम्मीद है कि आपका अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी। जो चीज़ें नहीं समझ आती मुझे बताइएगा और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर जो है उससे अगर हम देखें ना तो वेदर जो होता है वो डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का। इसमें 4 एलिमेंट डिफाइन कर होते हैं वेदर को, जो कि है टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, विंड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं वेदर की, तो इसे डिफाइन करते हैं कि कंडीशन ऑफ वेदर, जो कि वेरिएबल होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को, जिसके अंदर डेली वीकली टर्म पे हम वेदर्स को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वेदर को अगर एग्जाम्पल हो तो लाहौर के अंदर आफ्टरनून बाद वेदर जो है वो वार्म है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्लॉकिंग हो गई सन की, क्लाउड्स आ गया, तो वेदर जो होगा वो कूलर की तरफ चला गया। क्लाइमेट सिमिलरली अगर हम वेदर देखें ना, पाकिस्तान के अंदर कूल है और ड्राई है ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो पाकिस्तान का क्लाइमेट जो होगा वो हॉट और ड्राई होगा मोस्ट ऑफ टाइम। वेदर एलिमेंट्स हम देखें तो हमारे सामने आता है कि सेवरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेदर क्लाइमेट्स का
बारे में बात करते हैं। जो मेजर अगर हम इसमें देखें तो 5 एलिमेंट्स होते हैं। हम बत्तख के बच्चे को भेजते हैं, काफ़ी देर हो गई इसे बैठे हुए, ये जा नहीं रहा, अब यहीं बैठा रहेगा। अब इसमें 5 टेम्परेचर्स आ जाते हैं, 5 एलिमेंट्स बेसिकली आ जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी और परसेप्शंस। अब जब हम एनालाइज करते हैं वेदर को तो हमारे पास आया कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्टिंग को, फोरकास्टिंग वेदर को शॉर्ट टाइम के लिए। टेम्परेचर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डिटरमिन करता है वेदर को कि कितना हॉट और कितना कूल है। ह्यूमिडिटी जो होती है, इसमें वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। अब जब ह्यूमिडिटी देखें तो वो हमें पता चला कि इवनिंग में वो लो होती है। अब इसी फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स में जो हम देखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, ओशन करंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड हो गई, शेप ऑफ लैंड और टोपोग्राफी हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हो गया। अगर हम देखें फैक्टर अफेक्ट जो कर होता है क्लाइमेट को, वो जब हम देखते हैं विंड जो होती है वो आ रही होती है मेडिटेरियन रीजन से, वो मॉइस्ट होती है, जब वो क्लोज होती है इक्वेटेरियर की तरफ या इक्वेटर की तरफ तो वो वार्म हो जाती है। याद रखिएगा, मेडिटेरियन से जब विंड आ रही होती है तो वो मॉइस्ट होती है और जब वो इक्वेटर के नज़दीक पहुंचती है तो वो वार्म हो जाती है। ओशन विंड जो होती है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो मॉडरेट इन्फ्लुएंस करती है सी को और कोस्टल एरियाज को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कूल समर्स और माइल्ड विंटर्स को। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर अफेक्ट करता है तो हम देखते हैं कि क्लाइमेट को वो काफ़ी जगह पे जाके अफेक्ट कर रहा होता है। पोल्स को एनर्जी सन रीच जब अर्थ सरफेस की तरफ आता है तो काफ़ी गर्मी हो जाती है और जैसे जैसे वो गरूब होने की तरफ जाता है तो ज़रा ठंडक का एहसास हो जाता है। ट्री जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलती हैं, वाटर वेपर होते हैं, ओजोन। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेचुरली अकर कर रही होती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही होती हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है ये एक ऐसा ट्रैप है जो कि हीट को अपने अंदर रखता है, रेडिएट करता है और ये सरफेस ऑफ अर्थ से लेता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 15। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।